हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान में आयोजित सीईटी स्नातक भर्ती परीक्षा 2024 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार राजस्थान भूगोल के जो जो टॉपिक सिलेबस में दे रखे हैं उन सभी टॉपिकों के क्रम वाइज अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो अपन पढ़ते हुए चल रहे हैं। अपनी एक क्लास है वो कंप्लीट हो चुकी है, आज अपनी दूसरे नंबर की क्लास है और टॉपिक का नाम है राजस्थान की जलवायु। राजस्थान की जलवायु से संबंधित आज मैं आपको टॉप अति महत्वपूर्ण प्रश्न है वो बताने वाला हूं, जिससे आपका पूरा का पूरा टॉपिक है वो भी क्लियर हो जाएगा। और दोस्तों, अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा सीईटी स्नातक राजस्थान भूगोल के नाम से, वहां फोल्डर मिलेगा, तो आप वहां जाकर पिछली क्लास है वो जरूर देखें। और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। राजस्थान भूगोल में राजस्थान की जलवायु से संबंधित देखिए पहला प्रश्न है। देखिए, राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? देखिए, राजस्थान की अक्षांश स्थिति, समुद्र से दूरी, धरातल उच्चावच, धरातल की ऊंचाई एवं स्वभाव, तो ये सभी क्या हैं? ये राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ई नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर ई नंबर ऑप्शन। दोस्तों, अपन है वो जलवायु का टॉपिक पढ़ रहे हैं, अगर अपने को पता ही नहीं है कि जलवायु कहते किसे हैं तो दोस्तों फिर पढ़ने का क्या फायदा। कोई पूछ ले कि जलवायु के टॉपिक में से आपने 100 में से 80 क्वेश्चन कर दिए, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन जलवायु कहते किसे हैं वो आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, बता देता हूं मैं आपको। देखिए, दीर्घकालीन जो घटनाएं होती है उसको कहते हैं जलवायु, और अल्पकालीन जो घटनाएं होती है उसको कहते हैं मौसम। यानी कि पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल की दीर्घकालीन घटनाओं को जलवायु कहते हैं, और इसका जो निर्धारण है वो 30 वर्षों की औसत दशाओं के आधार पर किया जाता है। और पृथ्वी के चारों ओर के वायुमंडल की अल्पकालीन जो घटनाएं होती है उसको कहते हैं मौसम। ये आपको इसमें याद रखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, सॉरी, ये तो मैंने आपको सिर्फ किसे कहते हैं वो बताया था। देखिए, जो राजस्थान की जो स्थिति है इसमें 32 जिले हैं वो शीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आते हैं, और एक जिला ऐसा है जो उष्ण कटिबंध में आता है, और उष्ण कटिबंध वाला जिला है बांसवाड़ा। ठीक है, और बांसवाड़ा को छोड़ के सभी जिले हैं वो शीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आते हैं। सेकंड नंबर प्रश्न है, यहां पे देखिए, राजस्थान के पश्चिमी भाग में अधिक तापमान होने का कारण है वो क्या है? राजस्थान के पश्चिमी भाग में अधिक तापमान होने का जो प्रमुख कारण है वो क्या है? तो वो है दोस्तों धरातलीय उच्चावच। धरातलीय उच्चावच। तो इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 3 नंबर का प्रश्न है, यहाँ पे राजस्थान कर लेना। ठीक है, राजस्थान की जलवायु में निम्न में से किस प्रकार की जलवायु के लक्षण दिखाई देते हैं? तो किस प्रकार की जलवायु के लक्षण हैं वो दिखाई देते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है महाद्वीपीय जलवायु के लक्षण हैं वो दिखाई देते हैं। दोस्तों, राजस्थान समुद्र से कम 225 किलोमीटर दूर स्थित है, इसलिए समुद्र के समकारी प्रभाव है वो नहीं दिखते हैं। यहाँ महाद्वीपों के आंतरिक भाग में मौसम के अनुसार होने वाले परिवर्तन के समान लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे गर्मी में गर्म शुष्क हवा, सर्दी में शीत हवा का चलना, ये महाद्वीपीय जलवायु के अंतर्गत आते हैं। तो अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पूरा का पूरा टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा, इसलिए मेरे साथ में आपको चलना है। 4 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, राजस्थान में गर्मियों में चलने वाली गर्म हवा को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सभी को पता है, लू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लू बोलते हैं गर्म हवा को। गर्मियों में चलने वाली गर्म हवा को लू बोलते हैं। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 5 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, राजस्थान में दैनिक तापांतर निम्न में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक होता है? तो कौन से क्षेत्र में दैनिक तापांतर है वो सर्वाधिक होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी क्षेत्र, क्योंकि वहां पर मरुस्थल है इसलिए। तो इसका राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 6 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में जुलाई माह में कहां पर 1000 मिलीबार से अधिक का वायुदाब पाया जाता है? बहुत ही अच्छा और शानदार प्रश्न है। दोस्तों देखिए, राजस्थान में 4 सम वायुदाब रेखा पाई जाती है। कौन कौन सी? एक तो है 997 मिलीबार रेखा,
एक है 998 मिलीबार रेखा, एक 999 मिलीबार रेखा और एक है 1000 मिलीबार रेखा। अब यहाँ पे 1000 मिलीबार रेखा के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं वो अपने को बताना है। तो देखिए सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, ठीक है, सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है इसमें दोस्तों 1000 मिलीबार समवायु दाब रेखा है वो पाई जाती है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़, ये जो क्षेत्र हैं ये आता है दोस्तों 1000 मिलीबार रेखा के अंतर्गत है, ठीक है। तो दोस्तों 4 तो समवायु दाब रेखा पाई जाती है जो मैंने आपको बताया, 997, 998, 999 और 1000, और 2 रेखा पाई जाती है वो है दोस्तों समवायु दाब रेखा, ठीक है, और वो पाई जाती है दोस्तों देखिए जनवरी के अंदर। और जो मैंने अभी बताई है 4 तो ये जुलाई माह में, और जनवरी के अंदर 2, एक तो है 1018 और एक है 1019, ठीक है। ये आपको इसमें याद रखना है, जुलाई और जनवरी की अलग अलग है। जो मैंने अभी बताई है 4 तो वो जुलाई माह की है और जनवरी की 2 है। तो यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 7 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए जुलाई माह में राजसमंद, अजमेर, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी जिलों में वायुदाब कितना पाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे राजसमंद, अजमेर, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी जिलों में वायुदाब कितना पाया जाता है जुलाई माह में। तो भाई 4 ही बताए थे मैंने, और 4 में से अपने को 1 बताना है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 999 से 1000 मिलीबार, ठीक है। तो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें जुलाई माह में 997 मिलीबार से कम वायुदाब कहाँ पर पाया जाता है। तो कहाँ पर पाया जाता है, तो ये पाया जाता है दोस्तों जैसलमेर, बाड़मेर में। कहाँ पर, जो जैसलमेर, बाड़मेर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए जैसे कि अपना ये राजस्थान का मैप है, ठीक है, ये राजस्थान का अपना क्या है, मैप है। अब इस राजस्थान के मैप में आपको देखना है 997 मिलीबार रेखा है वो दोस्तों ये जा रही है, ये 997 मिलीबार रेखा है, ठीक है। मैं यहाँ पे 97 लिख देता हूँ। उसके बाद में दोस्तों 998 मिलीबार रेखा है वो ये रेखा है, कहाँ से गुजर रही है, तो ये देखिए ये 998 है, और 999 है वो है दोस्तों ये, और जो 1000 मिलीबार रेखा है वो है दोस्तों ये वाली, ठीक है। ये आपको इसमें याद रखना है। तो इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 9 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए राजस्थान में जनवरी माह में औसतन कितना दबाव पाया जाता है। राजस्थान में जनवरी माह में औसतन कितना दबाव पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 1017 से 1020 मिलीबार। जो मैंने अभी आपको 2 मिलीबार रेखा बताई थी, ठीक है, एक तो 1018 और एक 1019, ये जनवरी में पाई जाती है। जुलाई माह की 4 है और जनवरी की 2 है। तो यहाँ पे देखिए 1018 और 1019 नहीं दे रखा, तो यहाँ पे 1017 से 1020 मिलीबार आ जाएगा। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 10 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए पश्चिमी जैसलमेर, बीकानेर तथा श्री गंगानगर जिलों में वर्षा का वार्षिक औसत कितना है। तो वर्षा का वार्षिक औसत है वो कितना है, तो वो है दोस्तों 10 सेमी से कम, 10 सेमी से कम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए झालावाड़, माउंट आबू में वर्षा का औसत वार्षिक कितना है। झालावाड़, माउंट आबू में वर्षा का औसत वार्षिक कितना है, तो कितना है, तो दोस्तों ये है 90 सेमी से अधिक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, औसत का पूछा है तो 90 सेमी से अधिक है। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए राजस्थान में गर्मियों में आने वाली आंधियों की सर्वाधिक संख्या किस जिले में है। राजस्थान में गर्मियों में आने वाली आंधियों की सर्वाधिक संख्या है वो दोस्तों कहाँ पर है, तो वो है गंगानगर में, जहाँ पर सर्वाधिक आंधियाँ आती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए गंगानगर में 27 दिन आंधी आती है साहब, कहां पर, गंगानगर में 27 दिन, बीकानेर में 18 दिन, जैसलमेर में 16 दिन और बाड़मेर में 13 दिन आंधियां आती है, ठीक है, वर्ष भर में।
तो यहाँ पे डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, गंगानगर। आगे देखिए, मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के मौसम शब्द से मानी जाती है? मानसून शब्द की उत्पत्ति है वो दोस्तों मौसम शब्द से मानी जाती है। और ये जो मौसम शब्द है ये दोस्तों कौन सी भाषा का है? तो ये दोस्तों अरबी भाषा का शब्द है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, मौसम शब्द का अर्थ क्या है? मौसम शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है दोस्तों ऋतु के साथ चलने वाली हवा को क्या बोलते हैं? मौसम बोलते हैं। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर है, हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन ने राजस्थानी जलवायु के वर्गीकरण में क्या आधार माना है? तो राजस्थान की जलवायु के वर्गीकरण में कोपेन ने क्या आधार माना है, ये अपने को यहाँ पर बताना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ठीक है। और कोपेन ने दोस्तों राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में बांटा है, ये भी आप सभी को पता होगा। BWHW, BSHW, CWG और AW, ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। और कोपेन ने दोस्तों वनस्पति को अपना आधार माना है जलवायु के वर्गीकरण के लिए। टिवार्थी ने माना है दोस्तों वर्षा को, और थॉर्नवेट ने माना है तापमान, वर्षा और वाष्पीकरण को, ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। तो यहाँ पे कोपेन की बात हो रही है, तो कोपेन ने वनस्पति को माना था, तो ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, अपना इसमें 16 नंबर का प्रश्न है, प्रोफेसर तिवार्थी ने राजस्थान की जलवायु को विभाजन का मुख्य आधार क्या रखा? मैंने अभी आपको बताया कोपेन ने क्या रखा? वनस्पति, ठीक है। तिवार्थी ने क्या माना? वर्षा। और थॉर्नवेट ने क्या माना? वर्षा, तापमान और वाष्पीकरण। तो यहाँ पे वर्षा इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 17 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए थॉर्नवेट ने जलवायु वर्गीकरण का आधार क्या रखा? तो क्या रखा? राजस्थान में इन तीनों के ही जलवायु वर्गीकरण है वो अधिक पढ़े जाते हैं, कोपेन, तिवार्थी और थॉर्नवेट, ठीक है। तो यहाँ पे थॉर्नवेट ने मैंने अभी आपको बताया 3 चीजों को माना है, तापमान, वाष्पीकरण और वर्षा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है, सॉरी बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वर्षा, वनस्पति, वाष्पीकरण, तीनों को, ठीक है। आगे देखिए, इसमें डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन के अनुसार जलवायु किसे कहा गया है? डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन ने जलवायु किसे कहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, किसे कहा है? तो दोस्तों ये कहा है उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु को। तो इसमें राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन ने राजस्थान की किस जलवायु प्रदेश को BSHW नाम दिया है? बताइए, डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन ने राजस्थान की किस जलवायु प्रदेश को BSHW नाम दिया है? तो दोस्तों ये दिया है, इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? तो जोधपुर, पाली, जालोर, बाड़मेर, नागौर के जो क्षेत्र हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं, BSHW, ठीक है। इसको अर्ध शुष्क मरुस्थलीय जलवायु भी कहते हैं। यहाँ की वनस्पति मानी जाती है स्टेपी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, ठीक है। देखिए 20 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कोपेन ने राजस्थान की उष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश के लिए किस सांकेतिक शब्द का प्रयोग किया है? यानी कि शुष्क उष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश के लिए किस सांकेतिक शब्द का इसमें प्रयोग किया गया है कोपेन ने, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों BWHW, जिसके अंतर्गत जैसलमेर, बीकानेर के क्षेत्र आते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 21 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए कोपेन ने राजस्थान की शुष्क शीत ऋतु जलवायु प्रदेश के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया है? कोपेन ने राजस्थान की शुष्क शीत ऋतु जलवायु प्रदेश के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों CWG। कौन सा किया है? CWG। और इसको दोस्तों मानसूनी जलवायु भी कहते हैं इसको, CWG को, ठीक है, याद रखना है आपको। तो इसका राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, प्रोफेसर
तिवार्थी के अनुसार उष्ण तथा अर्ध उष्ण कटिबंधीय स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश को क्या कहा गया है? दोबारा देखिए, प्रोफेसर तिवार्थी के अनुसार उष्ण तथा अर्ध उष्ण कटिबंधीय स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश को क्या कहा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, इसमें क्या कहा गया है? तो BSH कहा गया है, BSH कहा गया है। यह आपको इसमें याद रखना है, BSH तिवार्थी ने। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, अपना इसमें 23 नंबर का प्रश्न है, प्रोफेसर तिवार्थी के अनुसार यानी कि किस जलवायु को BWH नाम दिया गया है? तो BWH है वो किसको नाम दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा? तो वो है मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश को BWH है नाम दिया है। किसने? तिवार्थी ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, इसमें 24 नंबर का प्रश्न है, प्रोफेसर तिवार्थी के अनुसार उदयपुर, सिरोही, राजसमंद, दक्षिणी पूर्वी बाड़मेर, जोधपुर, पाली, अजमेर, नागौर, चूरू, झुंझुनू, श्री गंगानगर जिलों में कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों उष्ण तथा अर्ध उष्ण कटिबंधीय स्टेपी तुल्य। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें DAW जलवायु राजस्थान में कहां पर पाई जाती है? DAW जलवायु है ये राजस्थान में कहां पर पाई जाती है? तो ये पाई जाती है दोस्तों अलवर, भरतपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, पाली, अजमेर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों उपरोक्त सभी में। ठीक है, और इसमें दोस्तों काफ़ी जिले हैं वो आते हैं इसमें। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है, और ये अर्धशुष्क जलवायु के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 26 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, थॉर्नवेट के अनुसार EAD जलवायु कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? तो EAD जलवायु कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? तो दोस्तों ये पाई जाती है शुष्क प्रदेश में। और शुष्क प्रदेश कौन से हैं? तो जैसलमेर, बाड़मेर, पश्चिमी जोधपुर। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा? तो वो है जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर। तो इसका ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 27 नंबर का प्रश्न है, थॉर्नवेट ने शुष्क ऋतु जलवायु, यहाँ पे देखिए थॉर्नवेट ने शुष्क शीत ऋतु जलवायु प्रदेश को क्या नाम दिया है? शुष्क शीत ऋतु जलवायु प्रदेश को क्या नाम दिया है थॉर्नवेट ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों DAW नाम दिया है। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, अपना इसमें अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश को थॉर्नवेट ने क्या कहा है? अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश को थॉर्नवेट ने क्या कहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों DBW कहा है, DBW कहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, अपना इसमें थॉर्नवेट के अनुसार CAW जलवायु कहाँ पाई जाती है? थॉर्नवेट के अनुसार CAW जलवायु कहाँ पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 30 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, प्रोफेसर तिवार्थी ने अर्ध उष्ण आई जलवायु प्रदेश के लिए सांकेतिक शब्द क्या रखा है? ये अपने को यहाँ पर बताना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, यहाँ पे आर्द्र है ये। ठीक है, प्रोफेसर तिवार्थी ने अर्ध उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश के लिए सांकेतिक शब्द है वो क्या रखा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है CAW रखा है, CAW। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारतीय मौसम विभाग ने राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में विभाजित किया है? भारतीय मौसम विभाग ने राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में विभाजित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 5 भागों में विभाजित किया है। ठीक है, यह आपको इसमें याद रखना है। बहुत ही अच्छा और शानदार प्रश्न आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन से हैं? तो दोस्तों शुष्क कटिबंध, अर्धशुष्क कटिबंध, उपाद्र, आर्द्र और अति आर्द्र। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। तो इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, निम्न में सुमेलित नहीं है, तो कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पे देखिए, उप आर्द्र जलवायु प्रदेश में जयपुर, अजमेर, अलवर आते हैं, बिल्कुल सही है। अति आर्द्र में दोस्तों झालावाड़, बांसवाड़ा, बारां ये आते हैं, बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखिए, आर्द्र जलवायु प्रदेश में दौसा,
चूरू सीकर, ये दोस्तों अपना इसमें क्या दे रखे हैं, गलत दे रखे हैं। आर्द्र क्षेत्र में दोस्तों मैदानी क्षेत्र आते हैं, ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। यहाँ पे दौसा, सीकर, चूरू ये गलत दे रखा है। और बाकी शुष्क जलवायु प्रदेश है जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, ये बिल्कुल सत्य है। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 40 से 60 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले भाग में कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो दोस्तों उपाद्र जलवायु पाई जाती है। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें आर्द्र जलवायु प्रदेश में वार्षिक वर्षा का औसत कितना होता है? आर्द्र जलवायु प्रदेश में वार्षिक वर्षा का औसत कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 60 से 80 सेंटीमीटर, 60 से 80 सेमी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, मानसूनी सवाना प्रकार की वनस्पति किस जलवायु प्रदेश में पाई जाती है? ठीक है, यहाँ पे देखिए, मानसूनी सवाना प्रकार की वनस्पति किस जलवायु प्रदेश में पाई जाती है? तो दोस्तों ये अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में पाई जाती है। तो इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा और ये हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है। आगे देखिए दोस्तों, अपना इसमें राजस्थान के शुष्क जलवायु प्रदेश की विशेषता है। राजस्थान के शुष्क जलवायु प्रदेश की विशेषता है तो वो कौन सी है? देखिए, 10 से 20 सेमी वार्षिक वर्षा, ग्रीष्म का औसतन तापमान 34 सेमी, दैनिक व वार्षिक तापांतर अधिक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुष्क जलवायु प्रदेश की ये सभी विशेषताएं हैं। तो इसका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 37 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, जैसलमेर, बाड़मेर क्षेत्र का उत्तरी भाग और बीकानेरी क्षेत्र का पश्चिमी भाग, गंगानगर क्षेत्र का दोस्तों दक्षिणी भाग और जोधपुर का फलोदी क्षेत्र में कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो दोस्तों इसमें शुष्क जलवायु पाई जाती है। ठीक है, कौन से जलवायु? शुष्क जलवायु पाई जाती है। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अर्धशुष्क जलवायु निम्न में से कहां पर पाई जाती है? अर्धशुष्क जलवायु है वो निम्न में से कहां पर पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कहां पर? तो ये गंगानगर, चूरू, सीकर में अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है। तो इसमें राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान में अति आर्द्र जलवायु कहाँ पाई जाती है? तो अति आर्द्र जलवायु है ये दोस्तों आप सभी को पता है हाड़ौती क्षेत्र, और हाड़ौती क्षेत्र आता है दोस्तों इसमें दक्षिणी भाग में। ठीक है, दक्षिणी पूर्वी भाग में आता है, लेकिन बरसात है वो बांसवाड़ा, डूंगरपुर में भी अच्छी होती है। तो ये अति आर्द्र क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, इसमें उष्ण एवं अर्ध उष्ण कटिबंधीय स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश को टिवार्थी ने किस नाम से संबोधित किया? उष्ण एवं अर्ध उष्ण कटिबंधीय स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश को टिवार्थी ने किस नाम से संबोधित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों BSH नाम से, BSH नाम से किया है टिवार्थी ने। तो इसमें राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किसने किया? राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन है ये किसने किया? तो ये किया था दोस्तों AM हेरान ने। तो इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखिए, भीलवाड़ा सुपर ग्रुप में महत्वपूर्ण चट्टानें कौन सी है? भीलवाड़ा सुपर ग्रुप में महत्वपूर्ण चट्टानें कौन सी है? तो दोस्तों ग्रेनाइट, हॉर्न, ब्लेंड, एम्बीफोलाइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, अरावली पर्वतमाला के मध्य विशाल अभिनति कहाँ पर पाई जाती है? अरावली पर्वतमाला के मध्य विशाल अभिनति कहाँ पर पाई जाती है? तो ये पाई जाती है दोस्तों महान सीमा भ्रंश के समानांतर। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें अरावली महासमूह में कौन सी चट्टानें पाई जाती है? तो कौन सी चट्टानें पाई जाती है? तो इसमें पाई जाती है दोस्तों देखिए फाइलाइट्स, क्वार्टजाइट्स, डोलामाइट्स, ये चट्टानें पाई जाती है दोस्तों अरावली महासमूह में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट, देहली महासमूह की चट्टानों का निर्माण किस काल में हुआ है? देहली महासमूह की चट्टानों का निर्माण किस काल में हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मध्य के उत्तरार्ध पोटेरोजाइक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य से उत्तरार्ध पोटेरोजोइक। तो इसका राइट आंसर
ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, देहली महासमूह में किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है? देहली महासमूह में किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है वलित एवं परिवर्तित। वलित एवं परिवर्तित, बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर है हो जाएगा। आगे देखिए 47 नंबर का प्रश्न है, कांग्लोमेरेट, बलुई पत्थर ग्रेट, सेल, चूने का पत्थर एवं पार्सेनोनाइट आदि चट्टानें निम्न में से किस महासमूह की है? तो बताइए निम्न में से किस महासमूह की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों विंध्यन महासमूह की। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, विंध्यन महासमूह की। आगे देखिए, इसमें बिरमानिया बेसिन तथा नागौर बेसिन का निर्माण किस महाकल्प में हुआ है? बिरमानिया बेसिन तथा नागौर बेसिन का निर्माण किस महाकल्प में हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों पुराजीवी। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पुराजीवी। आगे देखिए 49 नंबर प्रश्न है, बाप बोल्डर बेड किस युग से संबंधित है? बाप बोल्डर बेड किस युग से संबंधित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो वो है कार्बोनिफेरस युग से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए 50 नंबर का प्रश्न है, पश्चिमी राजस्थान में जीवाश्म युक्त चूना पत्थर बालू का इसमें मुल्तानी मिट्टी, पलाना व कपूड़ी के लिग्नाइट कोयले के भंडार किस महाकल्प की है? बताइए तो किस महाकल्प की है? तो ये है नवजीवी महाकल्प की। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 51 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए जैसलमेर जिले के लाठी सीरीज में किस काल की चट्टानें पाई जाती है? तो किस काल की चट्टानें पाई जाती है? तो ये पाई जाती है दोस्तों जुरेसिक काल की चट्टानें पाई जाती है। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, इसमें करौली के डांग क्षेत्र में सेल समूह पाए जाते हैं। करौली के डांग क्षेत्र में सेल समूह पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है विंध्यन पठार के। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, विंध्यन पठार के। आगे देखिए, राजस्थान के पश्चिमी भाग का प्रधान बेसिन समूह नहीं है। राजस्थान के पश्चिमी भाग का प्रधान बेसिन समूह नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अलवर बेसिन। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ये अपने को इसमें बताना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आद्य महाकल्प ये देहली महासमूह से संबंधित है, और पुराजीवी महाकल्प ये बाप बोल्डर से संबंधित है, और मध्यजीवी महाकल्प ये बाड़मेर जैसलमेर बेसिन से संबंधित है। यहाँ पे नवजीवी महाकल्प ये विंध्यन महासमूह है, ये गलत दे रखा है दोस्तों। विंध्यन महासमूह है ये आद्य महाकल्प का भाग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 55 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो यहाँ पे सिर्फ एक ही सुमेलित है, वो है बुंदेलखंड निस बेडच घाटी। ठीक है, तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें अजबगढ़ समूह से संबंधित चट्टान नहीं है। अजबगढ़ समूह से संबंधित चट्टान नहीं है, तो कौन सी चट्टान नहीं है? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, कैमूर बालूकास्म, कैमूर बालूकास्म ये अजबगढ़ समूह से संबंधित चट्टान नहीं है। गोधरा ग्रेनाइट, एरिनपुरा ग्रेनाइट और नेफेलाइन साइनाइट ये अजबगढ़ समूह से संबंधित चट्टान है। तो यहाँ पे कैमूर बालूकास्म विंध्यन महासमूह की चट्टान है ये। ठीक है, तो ये अजबगढ़ यहाँ पे गलत दे रखा है इसका। तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से विंध्यन महासमूह का समूह नहीं है। विंध्यन महासमूह का समूह नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें अलवर समूह है। तो इसमें राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, मारवाड़ महासमूह से संबंधित बेसिन नहीं है। मारवाड़ महासमूह से संबंधित बेसिन नहीं है, तो कौन सा नहीं है? जैसलमेर बेसिन है, वो नहीं है इसमें। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, जैसलमेर के आसपास काल में सेल अधिक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों जुरासिक सेल। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जुरासिक। आगे देखिए, मदनगंज किशनगढ़ के पास सेल समूह पाए जाते हैं। मदनगंज किशनगढ़ के पास सेल समूह पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों नेफेलिन साइनाइट। नेफेलिन साइनाइट ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान का प्राचीनतम सेल समूह है। राजस्थान का प्राचीनतम सेल समूह कौन सा है? तो वो है दोस्तों अपना इसमें
बेंडेड नीस एवं बेडच ग्रेनाइट, पलाना लिग्नाइट, क्वाटनरी सेल, ये सभी क्या हैं? ये प्राचीनतम सेल समूह है राजस्थान के। तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा सभी। 62 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए नर्मदा और ताप्ती नदियों की दरार घाटियों के जन्म के समय राजस्थान में क्या प्रतिक्रिया हुई, यानी कि क्या प्रक्रिया हुई? नर्मदा और ताप्ती नदियों की दरार घाटियों के जन्म के समय राजस्थान में क्या प्रक्रिया हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें देखिए नियोटेक्टोनिक प्रक्रिया का जन्म, समुद्र का संकुचन, मौसमी तंत्र में परिवर्तन। तो ये सभी हुआ प्रक्रिया हुई थी। तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आगे देखिए बालू का स्तूपों का निर्माण राजस्थान में कब हुआ था? बालू का स्तूपों का निर्माण है वो राजस्थान में कब हुआ था? तो दोस्तों खटी युग में हुआ था। कब हुआ था? खटी युग में। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए राजस्थान में डेक्कन ट्रैप सेल कहाँ पर पाए जाते हैं? तो राजस्थान में डेक्कन ट्रैप सेल है वो कहाँ पर पाए जाते हैं? देखिए डेक्कन ट्रैप सेल झालावाड़, कोटा, मेवाड़ इन तीनों क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आगे देखिए मालानी सेल समूह किस प्रकार की सेल है? मालानी सेल समूह किस प्रकार की सेल है? तो ये है दोस्तों कौन सी सेल है? तो ये ग्रेनाइट सेल है। याद रखना यहाँ पे ऑप्शन में ग्रेनाइट नहीं दे रखा है, ठीक है, COD ऑप्शन गायब है, तो आप ग्रेनाइट कर लेना। मालानी सेल समूह किस प्रकार की सेल है? तो ग्रेनाइट सेल है। आगे देखिए 66 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में फेरोडोटाइट एवं पाइरोक्सनाइट सेलें कहाँ पर पाई जाती है? तो कहाँ पर पाई जाती है ये? तो ये पाई जाती है दोस्तों बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, पाली, अजमेर, इन सभी क्षेत्रों में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी में। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए अरावली पर्वत कौन से युग में पूर्णतया हिमाच्छादित रहे हैं? तो कौन से युग में पूर्णतया हिमाच्छादित रहे हैं? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन से? तो वो है कार्बोनिफेरस युग में। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए पवनानुवर्ती बालू का स्तूप है, पवनानुवर्ती बालू का स्तूप है तो वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों इसमें देखिए वनस्पति युक्त रेखीय, पवन विमुख रेखीय, ठीक है, तो ये दोनों ही है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों का यहाँ पे कर लेना सभी, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों अपने इसमें बरखान क्या है? बरखान क्या है? तो बरखान है वो दोस्तों अर्धचंद्राकार रेत का टीला है, यानी कि अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप है बरखान। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए पवन की दिशा के समकोण पर बनने वाले बालू का स्तूप क्या कहलाते हैं? पवन की दिशा के समकोण पर बनने वाले बालू का स्तूप क्या कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अनुप्रस्थ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अनुप्रस्थ। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अनुप्रस्थ। आगे देखिए वे बालू का स्तूप जिनका निर्माण पवनों के अपवाहन गर्गों से होता है, अर्थात उनकी भुजाओं और प्रमुख आकार का निर्माण वनस्पति एवं समतलीय मैदानी भाग के बीच उत्पाटन से होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पैराबोलिक। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा पैराबोलिक। 72 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए बालू का स्तूप की भुजाओं के पास वायु के रगड़ से बनने वाले गर्त को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं रगड़ से बनने वाले गर्त को? तो उसको बोलते हैं दोस्तों दाढ़ और थली, दोनों ही बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा दोनों ही। आगे देखिए पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र का क्षेत्रफल लगभग है तो कितना है? तो दोस्तों वो है इसमें 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए पूर्वी बेसिन मैदान का भाग नहीं है, तो कौन सा भाग पूर्वी मैदान बेसिन का नहीं है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें लूनी बेसिन है, ये पूर्वी बेसिन मैदान का भाग नहीं है। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें बालू का स्तूपों का प्रकार नहीं है, तो बालू का स्तूपों का प्रकार कौन सा नहीं है? तो दोस्तों इंसेल वर्ग है, ये प्रकार नहीं है बालू का स्तूपों का। पैराबोलिक, बरखान और रेखीय, ये तीनों बालू का स्तूप के प्रकार हैं। आगे देखिए पवन की दिशा के समकोण पर बालू का स्तूप बनते हैं, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों आड़े बालू का स्तूप। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए जालोर सिवाना की पहाड़ियाँ बनी है, जालोर सिवाना की पहाड़ियाँ बनी है, तो ये बनी है दोस्तों जालोर ग्रेनाइट तथा रायोलाइट, इनसे बनी है दोस्तों जालोर सिवाना की पहाड़ियाँ। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए जालोर ग्रेनाइट से निर्मित पहाड़ियाँ होती है,
तो पहाड़ियाँ कैसी होती है? तो ये होती है दोस्तों गुंबदाकार। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए दोस्तों, इसमें 79 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए मलानी रायोलाइट की पहाड़ियाँ कानकनी और मोगरा खुर्द नामक गांवों के आसपास किस रूप में पाई जाती है? तो किस रूप में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है दोस्तों इंसेलबर्ग के रूप में। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें देखिए सुजत, ग्रहसूरिया, चौकरी कला, पालरी गांवों की 20 से 80 मीटर की ऊंची पहाड़ियां किस प्रकार की है? तो किस प्रकार की है? तो ये दोस्तों विंध्याचल बलुई पत्थर की है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें बिलाडा, ज्योति, बारना, अताबारा, बोंदा, रंसी गांव, ख्वासपुरा, पुंडल, दानप्पा आदि गांवों में कौन सी पहाड़ियां पाई जाती है? कौन सी पहाड़ियां पाई जाती है? तो दोस्तों इसमें चूने की पहाड़ियां पाई जाती है। तो इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, निम्न में से अंतर पर्वतीय मैदान नहीं है। तो अंतर पर्वतीय मैदान कौन सा नहीं है? तो वो है दोस्तों कपासन। ठीक है, डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, लूनी बेसिन की प्रमुख कृत्रिम झील नहीं है। कौन सी नहीं है? तो वो है दोस्तों फतेह सागर है, ये नहीं है। बाकी अनंत सागर, सरदार समुद्र और बाल समुद्र तीनों है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, केशाकर्षण विधि से झील की सतह पर नमक किस झील में आता है? तो ये आता है दोस्तों सांबर में। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें सेंदड़ा स्टेशन के पास चट्टानें किस आकृति में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है दोस्तों सर्पाकार। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अरावली पर्वतों से संदत पठार नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों डेक्कन का पठार। तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, डेक्कन का पठार। आगे देखिए, अरावली पर्वतमाला के प्रमुख सुपर ग्रुप की चट्टानें पाई जाती है। तो ये पाई जाती है दोस्तों अरावली सुपर ग्रुप। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, ऊपरमाल का पठार निम्न में से किस में मिल जाता है? तो किस में मिल जाता है? तो ये मिल जाता है दोस्तों मालवा के पठार में। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मालवा के पठार में। आगे देखिए, दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती के पठार के दो भाग है। दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती के पठार के दो भाग है, तो वो कौन से हैं? तो वो है दोस्तों ऊपरमाल का पठार, बोराट का पठार। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? तो ये दोस्तों दक्षिणी पूर्वी पठार में है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, मरुस्थली गांवों के मकान को क्या कहते हैं? मरुस्थली गांवों के मकान को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं दोस्तों झोंपा। क्या बोलते हैं? झोंपा। आगे देखिए, राजस्थान के मरुस्थल में कितने प्रतिशत भाग पर बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 42% भाग पर बालू का स्तूप है वो नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट, राजस्थान में महान सीमा भ्रंश कहाँ पर स्थित है? बताइए, महान सीमा भ्रंश कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है दोस्तों बूंदी से सवाईमाधोपुर तक। ठीक है, सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। काफी बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है ये। आगे देखिए, राजस्थान को प्राकृतिक रूप से कितने भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों 4 भौगोलिक प्रदेश में विभाजित किया गया है। पश्चिमी मरुस्थल, मध्य का पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदान और दक्षिणी पूर्वी पठार। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, पश्चिमी राजस्थान की मिट्टियों में बालू का कणों का प्रतिशत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 90 से 95%। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, भूरी और रेतीली मिट्टी का पीएच मूल्य है। तो पीएच मूल्य है वो है दोस्तों 7.2 से 9.2। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, पश्चिमी मरुस्थलीय भाग को कौन से भाग में विभाजित किया गया है? तो ये विभाजित किया गया है दोस्तों महान मरुस्थल, बालू का मुक्त प्रदेश, बांगड़ प्रदेश, उक्त सभी में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट, आगे देखिए, राजस्थान का अर्धशुष्क मरुस्थल को क्या कहा जाता है? तो अर्धशुष्क मरुस्थल को क्या कहा जाता है? तो उसको बोलते हैं दोस्तों बांगड़। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान के अर्धशुष्क भाग को कौन से भाग में विभाजित किया गया है? तो कौन से भाग में विभाजित किया गया है? तो गोंडवाड़ को, शेखावाटी प्रदेश, नागौर उच्च भूमि, गगर का मैदान, इन सभी में विभाजित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, पश्चिमी राजस्थान में गहराई में स्थित माइकासिस्ट नमकीन चट्टानों से सतह पर नमक किस विधि से प्राप्त होता है? तो कौन सी विधि से प्राप्त होता है? तो दोस्तों केशाकर्षण विधि से प्राप्त होता है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
तो दोस्तों प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताएं और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।